दोस्तों इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कक्षा 12वीं हिंदी में व्याकरण सेक्शन में हमारा जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार, इस टॉपिक को देखने वाले हैं। हम दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं पहले हिंदी का। तो ये आपका हिंदी का व्याकरण का सिलेबस मैन आपका रहने वाला है, जिसमें काव्य बोध में आपका अलंकार आता है। और ये ऐसा टॉपिक है कि आपका 100% फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा। कितने नंबर का आता है तो हर साल हम दोस्तों देखें तो लगभग दोस्तों आपके 4 नंबर का पूछा ही जाएगा अलंकार वाले टॉपिक से। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, चाहे वो सत्य सत्य में हो, आपके एक वाक्य में हो, या फिर आपसे सही जोड़ियों में पूछ लिया जाए, लेकिन आता ही है। तो 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में बन जाएंगे आपके, और 2 नंबर का सीधा सीधा एक अलंकार से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो ये 4 नंबर तभी आप फिक्स कर पाएंगे जब आपका अलंकार वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो। ओके, अब अलंकार में दोस्तों हम बात करते हैं तो अलंकार दोस्तों आप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं हर कक्षाओं में आपने अलंकार पढ़े हैं। अलंकार कई सारे आपने जानते हैं, जैसे आपने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत सारे अलंकार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपके कि अलंकार टॉपिक है तो आपको जितने भी अलंकार होते हैं हिंदी व्याकरण में सभी अलंकार तैयार करने हैं। आपके सिलेबस में एकदम फिक्स रहते हैं कि केवल यही अलंकार पढ़ने हैं। तो कौन कौन से अलंकार आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, पहले ही मैं कई बार आपको सिलेबस बता चुका हूं, और अभी आपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा दी है, ओके, प्री बोर्ड परीक्षा दी है, तो मैं आपको तैयारी करा रहा था तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आपके सिलेबस में केवल 5 अलंकार दिए हैं। कौन कौन से? संदेह अलंकार, सांग रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। तो केवल आपको ये 5 अलंकार तैयार करने, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, उन्हें किसी को नहीं पढ़ना है। वो आपको तैयार हो नहीं तैयार हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये 5 अलंकार तैयार होने चाहिए। और इन अलंकार का भी क्या पढ़ना है आपको? सभी 5 अलंकार की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए और उनका एक एक उदाहरण आपको तैयार करके रखना है। इन्हीं से संबंधित आपका क्वेश्चन बनेगा, और इसके साथ ही आपको थोड़ा समझ कर भी तैयार करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में थोड़ा क्या है घुमा कर भी दे दिया जाता है। तो अगर समझ लेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे और आप तैयार कर लेते रट लेते हैं उदाहरण और परिभाषा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएंगे। तो ये आपकी बेसिक जानकारी थी। वे अहम क्रम से इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं और एग्जाम में जिस तरीके से लिखना है उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को देख लेते हैं एक इसी पार्ट से एक वीडियो में, इस वीडियो में अलंकार, अगली वीडियो में छंद, एक टॉपिक करके मैं आपको क्या है बहुत ही फास्ट ही सब कवर करा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, तुरंत आपको कंप्लीट देख लीजिएगा, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और सबसे आसान भाषा में बताऊंगा और सबसे आसान उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सांग रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार आप जानते होंगे, ओके। तो सांग रूपक है, रूपक अलंकार का एक क्या है, एक प्रकार है सांग रूपक अलंकार। परिभाषा क्या रहने वाली है? जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है वहां सांग रूपक अलंकार होता है। लिखना जिस तरीके से आपको एग्जाम में, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिले, उसी तरीके से परिभाषा दी हुई है और कम शब्दों में परिभाषा दी है। तो क्या लिखना है? जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है वहां सांग रूपक अलंकार होता है। तो आपको समझने के लिए, सांग रूपक अलंकार को समझने के लिए उपमान और उपमेय को जानना होगा कि उपमान क्या है, उपमेय क्या है। तो उपमेय कौन होता है? जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो आपका होता है उपमेय। और उपमान कौन होता है? जिससे हम तुलना करते हैं वो होता है हमारा उपमान। तो सांग रूपक अलंकार में आपको ध्यान रखना है कि उपमान को ही क्या उपमेय मान दिया जाता है, मतलब उपमान और उपमेय में एकदम डिफरेंस नहीं रह जाता है, वहां होता है आपका सांग रूपक अलंकार। जैसे हम यहाँ समझ लेते हैं, कारण भी मैं दोस्तों आपको वही बताऊंगा जो मुझे स्वयं याद है और बहुत सिंपल है, ओके। तो देख लेते हैं। और जब दोस्तों आप पहली बार कोई भी उदाहरण तैयार करेंगे तो आपको डिफिकल्टी लगेगा, चाहे बहुत ज्यादा सरल हो लेकिन आपको डिफिकल्टी लगेगा। कोई भी आपको कब आसान लगेगा उदाहरण? जब उसे आप क्या है बार बार पढ़ेंगे। उदाहरण क्या है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृंग। बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो भगवान राम है उनकी तुलना किससे की है? सूरज से कर दी गई है, ओके। और जिस प्रकार से जब सूरज की किरणें कमल पर पड़ती हैं तो वो खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार से जब संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, जब भगवान राम को दर्शन पाते हैं तो वो भी क्या एकदम खुश हो जाते हैं। तो यहाँ तो पहली लाइन में बताया जा रहा है पर भगवान राम और सूरज को एक ही बताया जा रहा है, नेक्स्ट लाइन में कमल और संत को क्या एक ही बताया जा रहा है, ओके। जिस प्रकार से क्या है यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उपमान कौन है, उपमेय कौन है। दूसरी लाइन में यानी कमल है कि संत है, इसी बार से राम
है या फिर सूरज है, इनमें हम क्लियर नहीं कर पा रहे। तो यही होता है आपका सांग रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप कर दिया जाता है, वहां सांग रूपक अलंकार होता है। तो ये हो जाता है आपका सांग रूपक अलंकार। एग्जाम में सीधा आपका क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में कि सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको केवल इतना लिखना है और आपके 2 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। ओके, परिभाषा तो आप 1-2 बार लिखेंगे तो तैयार हो जाएगा। उदाहरण में आपको थोड़ा दिक्कत होगी तो बार बार आपको क्या लिख कर प्रैक्टिस करना है और बोलते जाना है, बार बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले अलंकार भ्रांतिमाल अलंकार। नाम ही है भ्रम हो जाना। भ्रांतिमाल अलंकार में क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। तो देख लेते हैं भ्रम हो किस प्रकार से हो रहा है। जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमाल अलंकार होता है। हम कोई वस्तु को देख रहे हैं और कोई हमें समानता के कारण लग रहा है कि यार ये वस्तु इस टाइप की हो सकती है और हमें उसमें भ्रम हो जा रहा है, वहाँ क्या है? भ्रांतिमाल अलंकार होता है। भ्रम हो जाए भ्रांतिमाल अलंकार। अब उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जान श्याम घन श्याम को नाच उठे बन मोर। यहाँ घन श्याम के है किसी का आगे बादल को, घन श्याम यानी बादल, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण। जो बादल होते हैं जब वो बादलों को देखते हैं तो बादलों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या भगवान कृष्ण आ गए हैं, भगवान कृष्ण आ गए हैं और इसकी खुशी में वो क्या है? नाचने लगते हैं। तो यहाँ उन्हें क्या भ्रम हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों भ्रम हो रहा है? क्यों? रूप रंग के कारण। अब कौन सा रूप रंग है? कि जो बादल होते हैं वो भी सांवले रंग के हैं, भगवान कृष्ण भी क्या है? सांवले रंग के हैं। ओके, और जो बादल होते हैं वो भी सांवले रंग के हैं। तो जब मोर क्या बादलों को देखते हैं, ओके, तो श्याम रंग देखते हैं तो वो क्या है? भगवान कृष्ण समझ लेते हैं बादलों को और क्या है? उन्हें देखकर नाचने लगते हैं। इसी बार से नेक्स्ट है। चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को। यहाँ तो इस लाइन में आ रहा है भ्रम हो रहा है। चंद के भ्रम हो रहा है उसे कि मोद है कुमुदनी को। तो ये 2 उदाहरण है और बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। बाकी 2 याद नहीं हो रहे, कम से कम आपको 1 तो तैयार करके रखना ही है। ओके, आगे देख ले। तो ये आपका हो जाता है भ्रांतिमाल अलंकार। एग्जाम में आएगा भ्रांतिमाल अलंकार की परिभाषा उदाहरण, तो आपको इतना लिखना है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम देखने वाले हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में हमें क्या संदेह हो जाता है। यहाँ में अंत तक फिक्स नहीं हो पाता कि जो हम सोच रहे हैं ये वस्तु वही है कि नहीं वही है। ओके, देखिए भ्रांतिमाल अलंकार में ये जो मैं बात बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। जो भ्रांतिमाल अलंकार है इसमें संदेह नहीं बना रहता है। ओके, अंत तक संशय नहीं बना रहता है, इसमें थोड़ा सा फिक्स हो जाता है, हाँ ये वही वस्तु है जो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, यहाँ फिक्स नहीं हो पाता कि जो मैं वस्तु सोची वास्तव में है कि नहीं। ओके, तो माइंड यहाँ बदलता रहता है, जबकि भ्रांतिमाल अलंकार में वो वस्तु थोड़ा मन में फिक्स हो जाती है। तो देख लेते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा। जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है और इसमें अंत तक संशय बना रहता है। ये मेन लाइन होने वाली है। ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट किस प्रकार से आता है? सत्य असत में खास करके आता है। संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है तो आपका सत्य हो जाएगा, और भ्रांतिमाल अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है तो आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में आता है आपका सत्य असत में। तो जहां रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि ये वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है और इसमें संशय बना रहता है। उदाहरण जैसे मैं आपको बता देता हूं कि रात का समय है, मैं जा रहा हूं और मुझे सामने क्या है, एक रस्सी दिखती है। ओके, रस्सी दिख रही है। ओके, एक मोटी रस्सी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि यार ये सांप। ओके, और रस्सी भी किस कलर की है? काले रंग की है। रस्सी भी काले रंग की है। अब मैं रास्ते से दूर से देख रहा हूँ तो रस्सी डली है, काले रंग की है। तो मैं सोच रहा हूँ यार ये ऐसा नहीं, ये सांप है। ओके, अब मैं बार बार उसको सोच रहा हूँ नहीं यार ये रस्सी होगी, नहीं ये सांप होगा, रस्सी होगी सांप होगी, ये मन में मेरे चल रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन? ये है संदेह अलंकार की कंडीशन। ओके, सच में संदेह बना है मुझे कि ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है सांप, इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या है, संदेह अलंकार बना रहेगा। ओके, ये आपका जो उदाहरण है जहाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसमें सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। ओके, तो ये आपको क्या है उदाहरण अच्छे से तैयार कर लेना है और अच्छे से लिख कर देखिएगा, क्लियर करिएगा। नहीं तो आप एग्जाम में जब आप लिखेंगे, वैसे तो आपने पढ़ लिया, जब एग्जाम में आप लिखने हुए बैठेंगे तो सारी नारी कहाँ आएगा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा और आगे पीछे हो जाएगा और हाँ आपका क्या है पढ़ने में ही गलत लगने लगेगा। यहाँ टीचर को थोड़ा गलत समझ में आएगा, वहाँ आपके नंबर कट जाएंगे। तो एकदम परफेक्ट आपको क्या है 2-3 बार लिखना, कई बार आप लिख कर क्या है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ज्यादा नहीं, 5 ही अलंकार है। ओके, लगातार आप क्या है 5-6 बार भी लिख लेंगे हर अलंकार को तो भी आपका क्या क्लियर हो जाएगा। तो ये संदेह अलंकार हो जाता है। हम नेक्स्ट दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं विरोधाभास अलंकार। तो नाम में ही इसमें राज छुपा हुआ, विरोधाभास, विरोध धन आभास, विरोधाभास। ओके, विरोध धन आभास। तो विरोधाभास 2 शब्दों से मिलकर बना है विरोध धन आभास।
यानी जहां विरोध ना होते हुए भी हमें विरोध का आभास हो रहा है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो जहां वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है परंतु वास्तव में विरोध नहीं होता है, हमें लग रहा है हाँ यार विरोध होगा, हमें क्या लग रहा है कि यहाँ विरोध होगा, लेकिन वास्तव में यहाँ विरोध नहीं है, तो वहाँ क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। विरोधाभास यानी विरोध धनाभास है, जहाँ विरोध का आभास प्रकट होता है किंतु वास्तव में विरोध नहीं होता है, विरोधाभास अलंकार। उदाहरण समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, मैं निजरोधन में रागली फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में अगली फिरता हूँ। ये हमारी कक्षा 12वीं हिंदी आत्म परिचय में जो हिंदी में हमारा जो पहले अध्याय आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन का, उसी से ये लाइन ली हुई है। मैं निजरोधन में रागली फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में अगली फिरता हूँ। तो जो दूसरी पंक्ति है इसमें विरोधाभास अलंकार है। शीतलवाड़ी में आग, ठंडी वाड़ी में क्या आग की बात हो रही है, यानी ठंडे में गर्म की बात हो रही है, तो यहाँ क्या हुआ, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति न समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल हुई। इसमें कभी क्या कहना चाहता है, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई। देखिए दूसरी पंक्ति में ही विरोधाभास अलंकार है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग के क्या मतलब है यहाँ, भगवान कृष्ण के प्रेम में। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रेम में जितना ज़्यादा डूबता रहता है जाता है, यानी भगवान कृष्ण से जितना ज़्यादा प्रेम करते जाता है त्यों तो उज्जवल हुई, वो उतना ज़्यादा क्या ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ओके, ये उसका मेन भावार्थ है। लेकिन पढ़ने में हमें क्या लग रहा है, जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी काले रंग, तो जो व्यक्ति क्या है काले में डूबता जाएगा वैसे ही क्या उज्जवल होता जाएगा, यानी सफेद होता जाएगा। काले में डूबते जा रहा है और क्या सफेद हो रहा है, तो यहाँ क्या विरोधाभास अलंकार हो रहा है। नेक्स्ट है, मोहब्बत एक मीठा जहर है, मीठा भी और जहर भी। ओके, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ये दो जो उदाहरण हैं ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण रहने वाले हैं, जिसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब जो भी आपको सिंपल लग रहा है दोनों में से, मुझे तो सबसे ज़्यादा सिंपल ही पहली वाला लग रहा है। ओके, बाकी आपको जो भी सिंपल लगे उसे आपको याद तैयार करना है। दो याद नहीं हो रहा है तो कम से कम आपको एक तो तैयार करके रखना ही है। ओके, तो पहला वाला सिंपल ही बहुत ज़्यादा, तो तैयारी से कर लीजिएगा। ओके, अब ये बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा आसान समझ के से ही याद करेंगे। ओके, तो इसमें हो सकता है कि नंबर कट जाए। ओके, लेकिन ये दो हैं जो एकदम परफेक्ट हैं आपके उदाहरण, तो इन दो का आपको पढ़िएगा। ओके, जिसमें से आपको पहला एकदम तैयार करके रखना है। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा व्यतिरेक अलंकार, इसे भी समझ लेते हैं हम। बाकी दोस्तों आप क्या है हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं अन्य सब्जेक्ट की भी, तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से दोस्तों आपको क्या है बैच भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी हिंदी व सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो तो हिंदी का कोर्स ले लीजिएगा स्पेशल, तो उसमें आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो व्यतिरेक अलंकार हम देख लेते हैं। परिभाषा है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए व्यतिरेक अलंकार। तो उपमेय और उपमान हमारे यहाँ क्लियर होने चाहिए। अभी मैंने आपको सांग रूपक अलंकार बताते समय समझाया था। उपमेय कौन होता है, उपमेय होता है जिस व्यक्ति की बात की जा रही है वो उपमेय। उपमान कौन है, जिससे हम तुलना करते हैं वो हमारा कहलाता उपमान। ओके, अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं उदाहरण के साथ, थोड़ा आपको चीजें समझ में आएगी। पहला उदाहरण है हमारा, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। बिल्कुल सिंपल उदाहरण है, साधु ऊंचे शैल सम। जो साधु होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, वो क्या है शैल यानी पर्वत के समान होते हैं। जबकि साधु भी ऊंचे होते हैं, यानी पर्वत भी ऊंचे होते हैं, पर्वत भी ऊंचे होते हैं। उसी प्रकार से जो सज्जन या साधु व्यक्ति होते हैं वो भी क्या है ऊंची प्रवृत्ति के होते हैं। तो पहली लाइन में क्या है, दोनों को क्या समानता है, दोनों में समानता है। उपमेय और उपमान दोनों में क्या समानता है। जिस प्रकार से क्या है जो पर्वत ऊंचा होता है, ओके पर्वत ऊंचा है, उसी प्रकार से जो साधु महात्मा सज्जन व्यक्ति होते हैं वे भी क्या है उनके उच्च गुणों वाले होते हैं। तो ये उनको दोनों में समानता दिखाई जा रही, ऊंचाई की समानता बताई जा रही। किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन जो साधु होते हैं वो क्या है कोमल प्रवृत्ति के होते हैं, ओके कोमल हृदय के होते हैं। जबकि जो पर्वत होता है वो क्या है कठोर होता है, पर्वत क्या होता है कठोर होता है। लेकिन जो साधु होते हैं वो क्या कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए यहाँ क्या है साधु को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। किसे बताया जा रहा है, साधु को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो हमने क्या देखा, पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान हमारा दोनों ही क्या समान है, लेकिन दूसरी पंक्ति में उपमेय को उपमान से क्या बता दिया गया है, श्रेष्ठ बता दिया है। यहाँ क्या है पर्वत की तुलना में क्या साधु को क्या ऊंचा बता दिया गया, पर्वत की तुलना में साधु को ऊंचा बता दिया गया दूसरी वाली पंक्ति में। तो उपमेय को क्या उपमान से श्रेष्ठ बता दिया गया, इसलिए हमारा व्यतिरेक अलंकार हो रहा है। अब इसमें इतना मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ इसलिए रहा हूँ ताकि आप क्या उस चीज को समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अगर घुमा फिरा के आ रहा है, अलग अदर उदाहरण आ रहा है, तो पढ़कर आप थोड़ा अर्थ निकाल के उसे समझ सकें। ओके, लेकिन आपको क्या एग्जाम में तो आपको बताना नहीं है, 2 नंबर क्वेश्चन आता है व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, सीधा आपको परिभाषा बता देना है। जहाँ उपमेय में
को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, व्यतिरेक अलंकार और परिभाषा से लिख दीजिए, हो जाएगा आपको। ओके, और बस भी रट के जाइए तो डायरेक्ट आपको क्या लिख देना है, वहाँ आपको कुछ ऐसा समझाना नहीं है, लेकिन समझ लेते तो आपको क्या है उदाहरण आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट एक और उदाहरण दिया है, उसे भी समझ लेते हैं। मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सा विशेष। मुख मयंक सो है सखी, मुख है जो मयंक यानी चंद्रमा के समान है, जो मुख है वो क्या है चंद्रमा के समान है, वो सुंदर है। यानी जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर है उसी प्रकार से क्या है जो मुख है वो भी सुंदर है। यानी पहली वाली लाइन में यहाँ भी उपमेय और उपमान में क्या है समानता बताई जा रही है, लेकिन दूसरी वाली पंक्ति में मधुर वचन सा विशेष, मधुर वचन सा विशेष यानी लेकिन जो मुख होता है, जो मुख होता है उससे क्या है मीठे मीठे वचन निकलते हैं, मुख होता है मीठे मीठे वचन निकलते हैं, लेकिन चंद्रमा ऐसी कोई खास बात नहीं है। इसलिए तो दूसरी पंक्ति में क्या है उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताई जा रहा है, यानी यहाँ जो मुख है उसे क्या है ज्यादा श्रेष्ठ बता दी गया है, किसकी तुलना में, चंद्रमा की तुलना में। तो दूसरी पंक्ति में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दी गया है, इसलिए यहाँ भी व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ भी दो उदाहरण दे दिए, अब जो भी आपको सिंपल लगे कोई एक तो तैयार होना ही चाहिए, दो हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो एक तो आपको यहाँ तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से जो आपके जो सिलेबस में पांचों अलंकार थे, पांचों अलंकार की परिभाषा बताई मैंने, उन्हें आपको समझा दिया है, उदाहरण के साथ तैयार कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी दोस्तों कोई डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछ लीजिएगा, और आगे दोस्तों आप हिंदी विषय में, व्याकरण में या अन्य टॉपिक में दोस्तों विषय में कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं कारणों से आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।